नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस के असाइनमेंट के ऊपर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को NMIMS के कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूं जो असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आप अपने असाइनमेंट में अगर किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, और किसी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो कि आपने किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से आंसर लिखा है तो चलो उसका लिंक भी शेयर कर देते हो, तो वो करना बंद कर दीजिए। लिंक शेयर करने से कॉपी चेकर को ऐसा फील होता है कि आपने आंसर्स कॉपी करके ही लिखे हैं और आपको विदाउट चेकिंग कॉपी केस दे दिया जाता है। अब बात करें कि आपको अपना असाइनमेंट जो है वो किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो आंसर पैटर्न जो होता है वो थ्योरी पेपर के लिए इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का होता है, और न्यूमेरिकल के लिए इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन का होता है। अब बात करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से साइकिल के असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की असाइनमेंट में हम लोग अप्रैल साइकिल के असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस साइकिल में अपना असाइनमेंट को मिस कर दिया था कॉर्पोरेट फाइनेंस का, या फिर जिनको रिजल्ट निकलने के बाद कॉपी केस मिल गया, या फिर जिनका बैकलॉग आ गया, या फिर जिनको फिर से अटेम्प्ट देने हैं, तो ये क्वेश्चन उनके लिए है। तो आप ही लोग बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बाकी जो इस टाइम पे न्यू एनरोल किए गए हैं, नए सेमेस्टर्स में आए हैं, थर्ड सेमेस्टर में, या फिर कोई नया एनरोलमेंट हुआ है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। आपके लिए दूसरे साइकिल में एक नया क्वेश्चन आएगा जो जून या फिर जुलाई साइकिल का नाम से होगा। तो ये बस अप्रैल साइकिल वालों के लिए जिन्होंने मिस कर दिया था या फिर जिनको बैकलॉग आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला सवाल जो है यहाँ पे कैलकुलेशन का है। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि 1000 वर्ड ही लिखना है। आप एक नॉर्मल वर्ड लिख सकते हो, 500-600 का लगभग का वर्डिंग कर सकते हो अपने आंसर्स के लिए। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है और थ्योरी बेस्ड भी है। तो अगर जहाँ पे थ्योरी आता है तो आप लोग मिनिमम वहाँ पे 500-600 वर्ड्स लिख सकते हो। अगर 1000 वर्ड के लिए आता है तो आपको मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। 1100 और 900 वर्ड वो कैसे लिखना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थ्योरी पेपर है, पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, उसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको वहाँ पे 1000 वर्ड लिमिट है, जहाँ पे आप मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो उस आंसर के लिए, या फिर मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। इससे कम, इससे ज़्यादा लिखिएगा मत। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैलकुलेट WACC विथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, Which source of funding is most desirable and why? तो WACC एक कैलकुलेशन है जो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि WACC का फुल फॉर्म क्या है। तो वो उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिया गया है, और वहाँ से आपको ये बताना कि विच सोर्स ऑफ फंडिंग इज मोस्ट डिजायरेबल, उसमें से जो फंडिंग आया है, जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, सबसे डिजायरेबल कौन सा है और क्यों है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अब नीचे केस दिया हुआ है, PQR Limited is coming out up with a new equity issue of ₹10 lakh per value। एक PQR Limited कंपनी है जो एक नया इक्विटी इशू किया है 10 लाख पर वैल्यू के हिसाब से, और 100 पर शेयर के हिसाब से, मतलब कि एक शेयर का दाम हम लोग कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए है। ओके, द कॉस्ट ऑफ इशूइंग एक्सटर्नल इक्विटी इज अराउंड 5%। अब जो एक्सटर्नल इक्विटी है, कॉस्ट जो इशू किया गया उसका 5% है। शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 16% पर एनम, और शेयर होल्डर जो है उसका 16% पर एनम रिटर्न चाहता है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको 16% का रिटर्न तो मिल ही सकता है। फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन पार्किंग देयर फंड्स इन PQR लिमिटेड। अब इसमें वो 16% क्यों एक्सपेक्ट करें, क्योंकि इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व भी हो रहा है। जब वो लोग कहीं किसी दूसरे नए कंपनी में जब शेयर के लिए फंडिंग करते तो वहाँ पे रिस्क भी मैटर करता है, तो उस रिस्क को देखते हुए वो लोग 16% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा केस ये आता है कि PQR लिमिटेड ऑल्सो हैज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ ₹8 lakhs ऑन डेट। अब रिटेन्ड अर्निंग भी है इसका 8 लाख रुपीज का ऑन डेट। It has a long-term debt of ₹5 lakh taken at 8% tax।
is 30%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ वैल्यू इज 6 लाख, 100 ईच, यानी कि एक शेयर का प्राइस है 100 और वहां पे जो मैंने 10 लाख पर वैल्यू बताया वो एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज और यहाँ पे भी वही चीज बताया जा रहा है। Yield a return of 10% per annum. Market value of each equity share is 105 per share and that a preference share is 125 share. Okay, 125 rupees per share के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इस केस को पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ थ्योरी लिखने नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं जो बताने वाला हूँ उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी है, उसके बाद कैलकुलेशन है जो आपको आंसर पैटर्न में करना है, इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन में। ओके, कंक्लूजन में आपको डिजायरेबल है या नहीं है, कौन सा डिजायरेबल है ये बताना है और क्यों है ये बताना है, और उसके पहले कैलकुलेट करने से पहले WACC क्या है उसके बारे में आपको बताना है और बीच में आपको कैलकुलेशन करना है इस डेटा को लेकर। जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको ई बुक पे वो चीज को, वो जो वहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है उसी फॉर्मूला को आप लोग यहाँ से इस डेटा को लेकर वहाँ पे पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे। इसके लिए आप लोग गूगल में भी काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स आते हैं, अगर आप वहाँ पे सर्च करते हो WACC कैलकुलेटर या फिर फॉर्मूला तो आपको डिफरेंट फार्मूलाज मिलेंगे जो उनसे ही मैच करता हुआ और इजीली समझ में आएंगे। और उसको डायरेक्टली अगर कैलकुलेटर सर्च करते हो तो वैसा कैलकुलेटर आएगा, बस आपको वो अमाउंट जो यहाँ से जो डेटा है वहाँ पे पुट करना और आपका आंसर निकल जाए, बस आपको कैलकुलेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा कि उसका मेथड कैसे कैलकुलेट हुआ है। आप लोग अपना आंसर को सही देखने के लिए कि आपने जो कैलकुलेट किया वो आंसर सही है या नहीं, उस चीज़ में आप गूगल का यूज़ कर सकते हो। ओके, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो आप लोग तो लैपटॉप पे बना रहे हो तो आपके पास लैपटॉप में कैलकुलेटर तो आता है, लेकिन अगर लैपटॉप में आपको कैलकुलेटर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, तो आप लोग के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसका यूज करके आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन ला सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे पेज रेफरेंस में चलते, तो यहाँ पे मैंने 2 पेज रेफरेंस दे रखे हैं, एक ई बुक का और एक हार्ड बुक का। जो स्टूडेंट्स ई बुक यूज कर रहे हैं, PDF यूज कर रहे हैं, उनके लिए साइड वाला है, और जो लोग हार्ड बुक यूज कर रहे हो वो लोग के लिए दूसरा पेज नंबर है। और आपको कंटेंट क्या लिखना है वो नीचे आपको मैंने बता दिया है। तो अब ये हम लोग चलते 78 पेज नंबर के अंदर, तो ई बुक में जाते हैं और यहाँ पे 78 पेज नंबर में हम लोग चलते हैं। 78 पेज नंबर के अंदर ही हम लोग को सब चीज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC का फुल फॉर्म बताया गया है और यही चीज आपको वहां पे बताना है। तो सबसे पहले WACC क्या होता है, वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये बताना है इंट्रोडक्शन में, और फिर उसके स्टेप्स को बताना है कि हम लोग उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इस स्टेप्स को भी आपको पढ़ना और पढ़कर अपने वर्ड्स में लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी लिख दिया, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल यूज्ड बाय द फर्म सच एज, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसे पैराफ्रेज करके लिखना है। आप लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले WACC के बारे में लिखना है अपने वर्ड में, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको पढ़कर आपको अपने वर्ड में कन्वर्ट करना है, फिर स्टेप्स को अपने वर्ड में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है ये हम लोग कह सकते हैं ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लोग को डेटा के साथ पुट करना है, कहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहाँ पे आएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा चीज आपको डेटा में पुट करना है इस फॉर्मूला में और कैलकुलेट कर लेना है। आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये W/D क्या है, तो वहां पे आप लोग जब नीचे से पढ़ोगे वेयर WD इज द वेट ऑफ डेप्ट, तो वहां पे आपको समझ में आ जाए कि अच्छा वो WD का मतलब क्या होता है, WS का मतलब क्या होता है, WP का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज आपको पता चल जाएगा और कैसे कैसे कैलकुलेट करना है ये भी पता चल जाएगा। और साथ में अगर फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि बुक में समझ में नहीं आ रहा कैसे है, तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज कर सकते हो, गूगल का या फिर अपना कोई अपना पर्सनल बुक अगर यूज करते हो तो उसका यूज करके आप लोग लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका सॉल्व हो गया, आपको बस इतना ही चीज करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कैलकुलेशन और थ्योरी है मिक्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज कैश साइकिल, कैश साइकिल क्या है ये आपको बताना है। एक्सप्लेन कैलकुलेट यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हाट इज कैश साइकिल ये आपको बताना और साथ में उसे एक्सप्लेन भी करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और फिर जो कैलकुलेशन के लिए आपको डेटा दिया हुआ है, आपको जो क्वेश्चन पेपर में एक डेटा दिया हुआ है, आप लोग के पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो वहां पे आप देख सकते हो डेटा, उस डेटा का इंफॉर्मेशन निकाल के आपको कैलकुलेट भी करना है। और साथ में यहाँ पे उस डेटा के नीचे में आपको ये बताया गया 40% ऑफ सेल्स आर नॉट क्रेडिट आर ऑन क्रेडिट एंड 70% ऑफ परचेजेस आर ऑन क्रेडिट।
ठीक है, जो यहाँ पे ये बताया गया कि जो डेटा दिया हुआ है आपके पास, वहाँ पे 40% जो सेल है वो क्रेडिट में है और 70% जो क्रेडिट परचेज है वो क्रेडिट में है। तो ये दोनों चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स लिखने हैं। तो इसका पेज रेफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग 219 पेज में चलते हैं। 219 यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल के बारे में बताना है, उसको अच्छे से इलेबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। यहाँ जैसे कि मैंने NMIMS के बुक पे देखा है, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत छोटा सा डिटेल देते हैं, और जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, MBA के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस बेसिक्स होना चाहिए, तो उसको बहुत अच्छे से इलेबरेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मुझको पता नहीं, मैंने काफ़ी टाइम ऐसा बोला भी है कि इसे थोड़ा सा चेंज करो, लेकिन ये लोग चेंज नहीं करते हैं। तो आप लोग इसका यूज़ कीजिए। अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कीजिए, जहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कैश साइकिल के बारे में पता चलेगा, और उसे अपने हिसाब से इलेबरेट करके लिखिए एक्सप्लेनेशन के साथ। और उसके बाद आपको ये कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल पीरियड के बारे में यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे कैसे ये चीज़ कैलकुलेट हो रहा है। तो आपको इसे पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए आपको अपने आंसर्स ढूंढ के निकालने हैं। दोस्तों, ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज दिए हुए, सारे फॉर्मूलाज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कैश साइकिल निकालने का यही एक तरीका है जो आप लोग को यहाँ से मिलेगा, कैलकुलेट करने के बाद ही मिलेगा। इसके लिए आपको पूरा का पूरा ये जो एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशन है, ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और नीचे में जब आओगे आप, तो नीचे में आपको सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जो डेटा दिया हुआ है वो कैसे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो चीज़ बताया गया कि एक इलस्ट्रेशन का एग्जांपल है। तो वो कुछ बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं है, 225 पेज नंबर तक है शायद, हाँ। तो 225 पेज तक आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल सॉल्यूशन दिया हुआ है कि जहाँ से आप लोग अपने साइकिल को निकाल सकते हो, कैश साइकिल कैसे निकालना है वो निकाल सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, इसे समझना है, और उसे अपने वर्ड में भी कैलकुलेट करना है। आप लोग डायरेक्टली गूगल करके कैलकुलेटर ढूंढ सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, आपको बस डेटा को पुट करना है उसके अंदर, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये है कैश साइकिल पीरियड का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो चीज़ आपको इसी में से देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की तरफ। तो 3A का क्या क्वेश्चन है और 3B का क्या क्वेश्चन है वो समझते हैं। तो डेटा जो आपको दिया हुआ है वो तो क्वेश्चन पेपर आपके पास है, अगर आपके पास नहीं तो आप लोग NMIMS के पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने बस वर्डिंग दी है, इसका एक बैलेंस शीट भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो वो बैलेंस शीट आपको देखना है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है ये बताना है, उसके क्या एलिमेंट्स है उसको भी एक्सप्लेन करना है। जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो करंट एसेट हो, चाहे वो करंट लायबिलिटीज हो, या फिर कुछ भी हो, XYZ जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है एक एक करके, और उसे ब्रीफली डिस्कस भी करना है। 500 वर्ड्स के लिए आपको करना है। लुक एट द फॉलोइंग बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल एंड कैलकुलेट NWC। और आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि उससे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट है नेटवर्किंग कैपिटल का, और कौन सा एलिमेंट है वर्किंग कैपिटल का। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके आंसर्स आपको कैलकुलेट करके बताने हैं, और बाद में NWC यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में पहले बताना है, उसके जितने एलिमेंट्स है उसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, और बैलेंस शीट जो आपको दिया है उसमें आपको वर्किंग कैपिटल क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि ये सारे पॉइंट जो है वो वर्किंग कैपिटल के हैं, और बाद में नेट वर्किंग कैपिटल भी आपको कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर B की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये बोला गया विद द फॉलोइंग डेटा, आपको क्वेश्चन पेपर में एक डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेट DSO एंड डेटर टर्नओवर रेशियो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड मेक इन्फ्रेंस। अब आपको यहाँ पे उस डेटा को फॉलो करते हुए कैलकुलेट करना DSO और DTR, डेटा टर्नओवर रेशियो, और साथ में उसको एक्सप्लेन करना है उसका इंपॉर्टेंस, और उसका जो भी पॉइंट्स निकल रहा है उसका जितने भी इंपॉर्टेंस है उन सभी को एक्सप्लेन करना है, और उसका इन्फ्रेंस भी बताना है। उनका इन्फ्रेंस क्या है वो भी आपको बताना है।
ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, पेज नंबर ई बुक और हार्ड बुक दोनों का। तो ई बुक के लिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 211 के अंदर। 211 में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट में दिया है नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप लोग इसे पहले पढ़ोगे, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो बताओगे, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद कैलकुलेट करोगे। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आपको यहाँ पे बताया, आप लोग उसका यूज करके आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, ये हुआ हार्ड बुक। ई बुक और हार्ड बुक के लिए पेज नंबर आपको जाना है जो नेटवर्किंग कैपिटल के लिए है वो है 207। यहाँ पे मैंने 89 88 लिख लिया, यहाँ पे 207 पे आओगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर बी की, तो यहाँ पे 277 पेज में जाना है आपको। 277 पेज में आपको डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग यानी कि DSO के बारे में बताया गया, जिसको आपको गूगल करना हो, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि ये लोग बहुत छोटा मोटा लिख कर देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बहुत छोटे लाइन में कंप्लीट कर देते हैं। तो आप लोग वहाँ पे गूगल करना डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग क्या होता है उसके बारे में लिखो। फिर और भी जो डेटा टर्नओवर रेशियो है उसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन करके लिखो। जो डेटा टर्नओवर रेशियो है वो इस बुक में नहीं है, आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करके उसके बारे में बताना है, कैसे कैलकुलेट होता है वो बताना है, और वो डेटा जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है नीचे उसे कैलकुलेट करना है, और साथ में उसके इंपॉर्टेंस को भी बताना है। जो भी उसके इंपॉर्टेंस निकल रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। 500 वर्ड्स के लिए आपको दोनों में काम करने। तो 500 वर्ड्स का जब लिमिट आता है तो आपको कैसे कैसे आंसर्स लिखने होते हैं, वहां पे या तो आप 450 वर्ड्स लिखो या तो 550 वर्ड्स लिखो, इससे कम और उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A और 3B का मैंने आपको आंसर्स बता दिए, जहां पे मैंने एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में भी आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 3B के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे मिस ना कर सको। दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और मैं ये देखा हूँ अभी अपने कुछ टाइम से एनालिस्ट में चेक कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि आप लोग आते हो, वीडियो देख रहे हो, लेकिन वीडियो को या चैनल को किसी तरह का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बस अपना काम देख रहे हो और चले जा रहे हो। तो प्लीज अगर आप लोग चैनल पे आ रहे हो तो लाइक कर दो कम से कम, अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो लाइक ही कर दो, और उन दोस्तों को भी शेयर करो जिनको बैकलॉग या फिर जिनका असाइनमेंट मिस हुआ है, ताकि उनको भी फ्यूचर में हेल्प मिल सके अगर वो भी दूसरे किसी सेमेस्टर में है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।